हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 16 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है योशिहिदे सुगा होंगे पीएम शिंजो अबे के उत्तराधिकारी, और इन्हें सत्तारूढ़ पार्टी यानी जो रूलिंग पार्टी है उसका समर्थन भी मिल गया है। इमेज में आप देख सकते हैं सुगा जी की फोटो। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, योशिहिदे सुगा को सोमवार को जापान की सत्तारूढ़ पार्टी का नया नेता चुना गया और इस तरह उनके अब प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सत्तारूढ़ पार्टी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए हुए आंतरिक मतदान में सुगा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में 377 यानी 377 वोट्स मिले, जबकि अन्य दो दावेदारों को केवल 157 वोट ही हासिल हुए। शिंजो अबे जी ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वर्तमान में मुख्य कैबिनेट सचिव और शिंजो अबे जी के करीबी माने जाने वाले सुगा की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेट का सत्तारूढ़ गठबंधन इस समय मेजॉरिटी में है। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया, यानी लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। लोकतंत्र के लक्ष्य के रूप में यह एक प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से पूरी भागीदारी और समर्थन के साथ ही लोकतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान, हर जगह आनंदमयी जीवन बनाया जा सकता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इस दिन को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समाकलन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था और 2008 में पहली बार 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया था। 2008 में मनाया गया था, यानी कि पिछले लगभग 13 साल से ये मनाया जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। 15 सितंबर को एक और डे होता है जिसे हम इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस भी कहते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन होता है, जिन्हें एम विश्वेश्वरैया के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एम विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। इन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और भारत को नया रूप दिया। इनकी दृष्टि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समर्पण भारत के लिए कुछ असाधारण योगदान दिया। दुनिया के अन्य जो देश हैं वहाँ पर भी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और ऑब्वियस सी बात है वो लोग अपने यहाँ के जो फेमस इंजीनियर्स हैं उनके हिसाब से इंजीनियर्स डे मनाते हैं। अगर हम बात करें अर्जेंटीना की तो यहाँ पे इंजीनियर्स डे 16 जून को होता है, बांग्लादेश में 7 मई को होता है, बेल्जियम में 20 मार्च को, कोलंबिया 17 अगस्त, आइसलैंड 10 अप्रैल, ईरान 24 फरवरी, इटली का 15 जून, मैक्सिको का 1 जुलाई, पेरू का 8 जून, रोमानिया 14 सितंबर, तुर्की का 5 दिसंबर। ये कुछ अन्य देश हैं जिनके इंजीनियर्स डे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम विश्वेश्वरैया जी की बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1870 में मैसूर रियासत में हुआ था, जो आजकल कर्नाटक राज्य में है। इनके पिता श्रीनिवास शास्त्री जी संस्कृत विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। इनकी माता वेंकचम्मा एक धार्मिक महिला थी और जब विश्वेश्वरैया 15 साल के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। चिकबल्लापुर में इन्होंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए ये बेंगलोर चले गए थे। 1881 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद मैसूर सरकार ने इन्हें हेल्प की और इन्होंने पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। 1883 में एलसीई और एफसीई एग्ज़ाम में इन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली। और ये जो एग्ज़ाम है एलसीई एफसीई, ये आज के टाइम में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई की तरह होती है। ठीक है, तो ये था इनका थोड़ा सा बायोडाटा जिसके लिए हम लोग 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव हुआ है हाल ही में और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर से राज्यसभा के उप लिए गए हैं। इनके विपक्ष में मनोज झा थे जो विपक्ष के उम्मीदवार थे और वो हार गए हैं। अगर हम बात करें इस न्यूज़ की तो राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है।
और राज्यसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के मामले में उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। S.B. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे जब देश आज़ाद हुआ था। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसे राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, और ये अपर हाउस कहलाता है क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। हर 6 साल में इसके सदस्यों का कार्यकाल परिवर्तित होता है, खत्म होता है, लेकिन ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में ये कहा गया है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नामांकित होंगे, जबकि 238 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व करेंगे। याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी में केवल दिल्ली और पुदुचेरी आते हैं जहां से सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये तो सभी को पता होगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अगर हम बात करें चुनाव की, तो हरिवंश राय जी को समर्थन मिला था राज्यसभा में 87 सदस्यों का, जबकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 116 है। इसमें भाजपा के 87, एआईडीएमके के 9, जेडीयू के 5, अकाली दल के 3, एजेपी के 1, बीपीएफ का 1, आरपीआई का 1, एनपीएफ का 1, एमएनएफ का 1, एनपीपी के 1 और नामित सदस्य 7 को मिलाकर कुल 116 सदस्यों का समर्थन हासिल है। राज्यसभा के 245 सदस्यों के सदन में जीत के लिए हरिवंश नारायण को 123 वोट चाहिए। ऐसे में वह टीआरएस के 7, वाईएसआर के 6 और बीजेटी के 9 सदस्यों का समर्थन हासिल करना चाहेंगे। जबकि हम बात करें मनोज झा जी का, तो मनोज झा जी आरजेडी से बिलोंग करते हैं और ये उपसभापति के चुनाव में 1 दर्जन से अधिक दलों का समर्थन मिलने की उम्मीद कर रहे थे। इसमें कांग्रेस के 40, डीएमके के 7, वामपंथी दल के 6, आरजेडी के 5, एनसीपी के 4, शिवसेना के 3, मुस्लिम लीग के 1, जेडीएस का 1, जेएमएम का 1, केरल कांग्रेस का 1, टीडीपी के 1 राज्यसभा सदस्यों का समर्थन हासिल करना चाह रहे थे। वहीं टीएमसी के 13 और समाजवादी पार्टी के 8 सदस्यों के साथ साथ पीडीपी के 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सदस्य भी इनके पक्ष में थे। वहीं मनोज झा जी की नज़र उन दलों को भी अपने साथ करने पर थी जो एनडीए के घटक दल नहीं हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह इसके समर्थन में खड़ी रहती है। इसमें बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और झा की नज़र बसपा के 4 और आम आदमी पार्टी के 3 सदस्यों पर भी थी। अगर हम बात करें उपसभापति के चुनाव के बारे में, तो राज्यसभा के उपसभापति एक संवैधानिक पद है और इस पद का चुनाव जो है वो संविधान के अनुच्छेद 89 में वर्णित है कैसे होगा। यह एक पद खाली भी हो सकता है या पद खाली भी हो सकता है, लेकिन दरअसल उपसभापति के पद का इस्तीफा पद से हटाए जाने या इस पद पर आसीन राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये पद खाली हो जाता है। तो अभी जो है वापस से हरिवंश नारायण जी जो है इसके सभापति उपसभापति चुन लिए गए हैं। सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं बैंकिंग विनिमय संशोधन विधेयक 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसका सीधा सा असर मार्केट पर पड़ने वाला है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बैंकिंग विनिमय संशोधन विधेयक 2020 और इसके साथ साथ 2 अन्य विधेयक भी लोकसभा में पेश किए गए हैं। कौन से हैं वो विधेयक? वो है हमारे फैक्टरिंग विनिमय संशोधन विधेयक 2020 और दूसरा है हमारा अर्हता प्राप्त वित्तीय संविदाओं का द्विपक्षीय शुद्धिकरण विधेयक 2020। ये तीनों विधेयक जो है लोकसभा में पेश किए गए हैं, जो रिलेट कर रहे हैं किससे? फाइनेंस मिनिस्ट्री से। बैंकिंग विनिमय विधेयक जो है वो 2020 लोक बैंकिंग विनिमय संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा, जिसे सरकार ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में संशोधन करने के लिए 26 जून 2020 को जारी किया था। यदि बिल एक अधिनियम बन जाता है तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 45 में संशोधन करेगा और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, पहले जो जमा राशि है उसकी वापसी पर रोक लगाए बिना बैंकों के लिए पुनर्निर्माण योजना तैयार करने में सक्षम हो जाएगा। यह बिल आरबीआई के नियमों के तहत शहरी सहकारी बैंकों यूसीबीज और बहुराज्य सहकारी बैंकों एमएससीबी को लाएगा, जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं। विधेयक राज्य सहकारी कानूनों द्वारा सहकारी बैंकों के विनियमन में कोई भी बदलाव नहीं करेगा।
वर्तमान में शहरी सहकारी बैंक घाटे का सामना कर रहे हैं, सभी बैंक घाटे का सामना कर रहे हैं, न्यूनतम नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं और नकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। फैक्ट्री विनिमय संशोधन बिल 2020, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फैक्टरिंग व्यवसाय में भाग लेने और ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम प्लेटफॉर्म में एक फाइनेंसर के रूप में अनुमति देगा। अर्हता प्राप्त वित्तीय संविधाओं का द्विपक्षीय शुद्धिकरण विधेयक की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य योग्य वित्तीय संविधाओं के द्विपक्षीय जाल की परिवर्तनीयता प्रदान करना है। साथ ही साथ द्विपक्षीय जाल में एक अनुबंध में दो समकक्षों के खिलाफ दावों की भरपाई भी कर सकते हैं और उनके बीच आदान प्रदान होने के कारण एकल शुद्ध भुगतान दायित्व तय कर सकते हैं। संक्षेप में अगर हम समझें तो जो एनपीए हमारा बढ़ रहा है, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हमारा बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है और ये बैंकों को अधिक शक्तियां प्रदान करेगा जिससे वह अपना दिया गया ऋण वापस वसूल सकें। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपीस जो है इंडिया में वो एनपीए में चल रहा है, यानी लोगों ने बैंक से ले तो लिया है लोन लेकिन वापस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किया है। तो इसी के चलते ये संशोधन किए जा रहे हैं जिससे बैंकों को अधिक पावर मिल जाए या ज़्यादा पावर मिल जाए अपना पैसा वापस वसूलने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आज का हम देखते हैं लास्ट है पॉइंट ये कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर यानी आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है और ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस के लिए है। अगर हम बात करें इस न्यूज़ की तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे डिसाइड किया था 1994 में और इसी के लिए एक मॉनिटरियल प्रोटोकॉल भी साइन किया गया था 45 देशों के बीच में जिससे कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोका जा सके। हर साल वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो मनाया जाता है पूरी दुनिया में 16 सितंबर को। और अगर हम इस साल की बात करें यानी 2020 के वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें तो इस साल जो थीम रखी गई है वो है ओजोन फॉर लाइफ। याद रखिएगा, थीम कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम्स में। तो इस वर्ष जो ओजोन डे मनाया जा रहा है उसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ। And this year people will celebrate 35 years of global ozone layer protection. The slogan reminds us of how important it is to keep the ozone layer safe for our health and better future. हम सभी को पता है ओजोन लेयर यानी O3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके वो एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और ये जो ओजोन है ये पराबैंगनी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने पे रोकती है जो स्किन इन्फेक्शन या स्किन कैंसर को कॉज करती है। काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो गई थी लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम पर हमने सुना था कि ओजोन लेयर जो है वो खुद से हील भी कर रही है। तो ये था आपका आज का इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, प्लस अदर करंट इंपॉर्टेंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ नए करंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।